तो आइए हम चलते हैं आज के स्वाध्याय की तरफ। तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारी ये बुक यू फॉर एवर पितामह पत्री जी की पहली पुस्तक थी, जो उनको इतनी सुंदर यात्रा पे लेके आई और हम सब उनके प्रयासों की वजह से आज यहाँ हैं। तो एक बार मेरी तरफ से उनको लिए और लक्ष्मण रामपा जी के लिए बहुत जोरदार तालियां और धन्यवाद। तो हम थोड़ा सा मैं आज क्योंकि आज पहला सेशन है, थोड़ा बताना चाहूंगी जो लोग अभी नए हैं इस सफर में आध्यात्मिकता में, कि लॉब्सन रामपा कौन है। लॉब्सन रामपा एक ब्रिटिशर और कनाडियन उनकी सिटीजनशिप हुआ करती थी, और वो 1910 में उनका बर्थ हुआ था। उनका जन्मदिन 8 अप्रैल को हुआ करता है, और उनका प्रयाण शरीर से 25 जनवरी को हुआ है। तो उन्होंने प्रयास इतने सुंदर करे हैं हम सबके जीवन में। जो ये पुस्तक भी है, तो जो पहला शब्द है उनका वो है कि वो एक कैंडल जला रहे हैं हम सबकी लाइफ में, यानी कि हमारे जीवन में वो प्रकाश लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश इतनी सुंदर है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रकाश फैला, और उन्होंने बहुत लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया। तो लक्ष्मण रामपा इतने सुंदर तरह से हमें बताते हैं कि किस तरह से उनकी यात्रा रही। वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर थे, तो माना जाता है कि वो पिछले जन्म में, मतलब ये जो लॉब्सन रामपा के जन्म से पहले वो एक तिब्बतन मठ से जुड़े थे और एक मठ अध्यक्ष थे। और उनका जो लक्ष्य ये जीवन का था लॉब्सन रामपा के रूप में, तो वो सिर्फ एक बहुत ही एक पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए वो धरती पे आए थे। और माना जाता है कि वो बहुत सारी ये इस तरह की पुस्तकें, जो उस समय रेवोल्यूशन था, जैसे अभी हम मान लेते हैं क्योंकि हम इसमें आए हैं तो हमें एस्ट्रल ट्रैवल है, या फिर बहुत ज्यादा मैजिकल चीजें जो हमें पता चलती है कि सुगंध आना, या फिर हम लोग यात्रा कर पा रहे हैं, एस्ट्रली ज्ञान ले पा रहे हैं, ये सारी चीजें उस समय ऐसा माना जाता था। और अभी भी अगर हम जब तक ध्यान में नहीं आए और हमने इस बारे में नहीं सुना है, इससे पहले जब तक मैं भी नहीं थी शायद, तो वो पागलपन लगता था कई बार कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा भी कुछ होता है। तो उसी तरह से उस समय जब 1910 से 30s में, अराउंड 1930 40s के अराउंड में, जब वो इस तरह की बातें करते थे लक्ष्मण रामपा जी, तो उनको भी पागल बोलते थे लोग कि ये पागल है। तो उस समय इतनी सारी कॉन्स्पिरेंसी उनके अगेंस्ट हुई, बहुत लोग उनके खिलाफ चले गए, और कई लोग जेलसी भी फील करते थे उनसे, क्योंकि जो उसी पथ पे थे वो फूल उनको लगता था कि अच्छा ये व्यक्ति इतना सक्सेसफुल हो रहा है और इस बारे में इतनी बातें कर पा रहे हैं, तो बहुत लोग प्लॉटिंग भी करे उनके अगेंस्ट। तो लेकिन वो उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, कभी भी हिम्मत नहीं हारी, और अपने लक्ष्य पे वो जुटे रहे कि कैसे लोगों को इस बात से जागरूक करा जाए कि उनका चेतना स्तर है जो वो बढ़ा सके अगर, तो उस चेतना का स्तर बढ़ाते बढ़ाते वो लोग भी ये जिस जन्म के लिए हम आए हैं, ये मानव जीवन जो हमने पाया है, उसमें हम कई चीजें जान सकते हैं। अपना ज्ञान भंडार है वो हम बहुत 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 स्तर से हम बढ़ा सकते हैं, हम एस्ट्रली ट्रैवल कर सकते हैं। और हम बाकी जो भी जितनी फिनोमिनन होते हैं, यानी कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का है, उन्होंने उस बारे में बात करी कि कैसे स्पिरिट से बात करके हम ज्ञान ले सकते हैं। कैसे वो खुद भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने, एक और उनकी बुक है 3 लाइफ, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो कनेक्ट होते थे अपने पिछले जन्म से ही, और कैसे और जो मास्टर्स हैं जो एस्ट्रली उनकी मदद किया करते थे। तो ये सारी चीजें उस समय बहुत ही मिस्टिकल लगती थी, या नहीं लोग बिलीव कर पाते थे कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन आज हमें पता है, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे पितामह पत्री जी और भी बहुत सारे मास्टर्स जो उनको फॉलो करते हैं, और उन्होंने भी ये सारे एक्सपीरियंस किए हैं। और कहीं ना कहीं जब हम ध्यान में आए तो हमने भी कुछ चीजें एक्सपीरियंस की हैं अपने लाइफ में। तो धीरे धीरे विश्वास होने लगता है कि वाकई में ये सारी चीजें होती हैं, और हम अपनी यात्रा को और सुंदर बनाते हैं और गहरा ध्यान करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज लक्ष्मण रामपा ने अपनी बुक में बताई है कि वो है। तो उन्होंने एक और चीज, जो ये बुक है जो उन्होंने लिखी है यू फॉर एवर, ये बुक है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो लॉब्सन रामपा द्वारा ही ये लिखी गई है, और इसको ट्रांसलेशन हिंदी में जो किया है, ये वेद प्रकाश गुप्ता जी ने किया है, और बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है इसका हिंदी में भी।
तो मास्टर्स अगर यहाँ पे हम पूरी-पूरी बुक्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब हम थोड़ा ब्रीफ में करेंगे ताकि आप लोग जुड़ सकें, खुद भी ये बुक पढ़ें। क्योंकि इस बुक को पढ़ने का मतलब है उस चेतना से जुड़ना और अपने अंदर ये जागृत करना कि मैं सच में आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो कोशिश करिएगा मास्टर्स कि आप लोग ये बुक ले करके स्वयं भी उसकी एनर्जी से जुड़ें और पढ़ें। उन्होंने जो यहाँ पे बताया है कि किस तरह से हमें इस बुक को पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने इतना जब उनको पागलपन करार कर दिया था, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ित किया गया था उस समय, और वो बहुत ज़्यादा आघात भी हो गए थे। मतलब हम सोच रहे हैं अरे लॉब्सन रामपाल मतलब बड़े ब्रेव हैं, और हम तो ऐसे हो जाता है कि हाँ, हमें किसी ने कुछ कह दिया तो हम थोड़ी देर के लिए हमारी चेतना स्तर और हमारी स्थिति जो लाइफ कंडीशन है वो तो बिल्कुल धरती पे आ जाती है ना, हेल्लिश हो जाती है। तो उस समय लॉब्सन रामपाल को भी बहुत दुःख हुआ जब ये प्लॉटिंग हो रही थी और लोग उनके अगेंस्ट जा रहे थे। तो उन्होंने कई बार कोशिश करी सत्य बताने की कि वो जो भी कह रहे हैं वो सत्य है, वो प्रूव्ड है, साइंटिफिक है। लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनको बिल्कुल बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स और जर्मनी में कि वो ये कहीं पे भी ये सारी चीजें बात खुल करके नहीं कर सकते थे। और कभी उनको एक मौका जब दिया भी गया था रेडियो पे बोलने का, तो उसमें बोला गया था कि जो वो लोग कहेंगे वो बोलना है उनको। तो इसी वजह से उन्होंने बाद में क्या करा कि उन्होंने बुक लिखी कि बुक के थ्रू वो ये सारी बातें लोगों को तक पहुंचा सकेंगे। इसीलिए आज हमारे पास ये बुक है। तो जो भी होता है हमारे जीवन में वो किसी अच्छे के लिए होता है। अगर वो सारी प्लॉटिंग नहीं होती, उनको अगेंस्ट नहीं किया करता, तो वो लिखते नहीं, है ना? सिर्फ बता रहे होते। उन्होंने लिखे क्योंकि वो सारी चीजें उनके जीवन में इतनी सारी हुई। तो कुछ भी इजी नहीं था उनके जीवन में भी। ये सारा जो उन्होंने जागृति हम तक लाई है, उसके लिए भी उनको बहुत कुछ सहना पड़ा था, बहुत कुछ। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए उनका दिल से, हृदय से कि हाँ, उनके एफर्ट की वजह से हमें ये सारी जानकारी मिल रही है, ये ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। तो मास्टर्स ये जो बुक उन्होंने बोला है कि हमें किस तरह से उनकी बुक्स हैं, जो जो भी बहुत सारी बुक्स हैं और वो थर्ड आई मास्टर कहलाए जाते हैं। उनका सबसे ब्यूटीफुल जो प्रकाशन है वो है थर्ड आई, द थर्ड आई करके एक बुक है, तीसरा नेत्र। तो हिंदी में वो संवादित है। तो वो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे थर्ड आई हम ओपन कर सकते हैं, किस तरह से हम उस स्तर तक चेतना ले जा सकते हैं अपनी, और क्या क्या हमें करना चाहिए। लेकिन इस बुक में उन्होंने जो बताया है वो भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, हमारा स्टेपिंग स्टोन है ये। तो अगर आप लोगों को भी ये बुक पढ़नी है कभी, तो उन्होंने बताया कि क्या करना है, हमें सिर्फ शब्द पढ़ने नहीं है, हमें ये सारे खाली शब्दों की तरह हमें नहीं पढ़ना है, हमें उसका अध्ययन करना है। जब हम करेंगे तो हमारे पास बहुत सुंदर ज्ञान आएगा और हम उनकी चेतना से जुड़कर हर एक बात समझ सकेंगे। जिस इंटेंट के साथ उन्होंने लिखा है, वो जो हमें समझाना चाह रहे हैं, वो उसको हम समझ सकेंगे कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। तो वो बोलते हैं कि हर दिन, मतलब चाहे हफ्ते में 1 दिन हो, एक आप डिसाइड कर लो कि किस दिन आप उनकी बुक पढ़ने बैठोगे। तो वो दिन डिसाइड करके, एक समय डिसाइड करके कि ये दिन मैं पढ़ना है मुझे, और जिस जगह में आप पढ़ने की बैठते हो तो उसी जगह को चुनना है हर एक दिन। तो कहते हैं कि हम जब ऐसा करना शुरू करेंगे तो हम और भी गहराई से ये सारी बातें समझ पाएंगे जो हम तक वो लेकर के आए हैं। तो उन्होंने ये तो यहाँ पर हमें हमेशा क्या करना है कि हमें उनकी चेतना स्तर से जुड़ने के लिए और ये समझने के लिए कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, हमें एक कमरा लेना है, जहाँ का ऐसी जगह चुननी है, चाहे वो कमरा हो या कोई भी जगह आप चुन सकते हैं, वो जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना करे हो। आप आराम से अगर चाहें तो अध्ययन करके आप लेट सकते हैं, और लेट करके उस बारे में विचार करें कि क्या कहना चाह रहे हैं। प्रश्न है अगर आपके अंदर, तो वो प्रश्न पूछिए, अपने अंदर से, भीतर से उनसे पूछिए कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताइए। एस्ट्रली मुझे ये लेना है, मैं तैयार हूँ, इस ज्ञान को समझने के लिए तैयार हूँ। तो आपको ज़रूर आपके प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलेंगे, आपको कहीं भी खोजने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। आप स्वयं उनके जो भी प्रश्न आपके भीतर आएँगे वो आप उसके उत्तर पा सकेंगे। तो हर हर समय जब भी आपने वो जो समय चुना है, वो जगह चुनी है और जो दिन चुना है,
चाहे तो आप रोज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो वीकली वंस भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने आप को बिल्कुल ही सहज कर लें। बिल्कुल जैसे हम उन्होंने ये बताया है कि 3 श्वासें हमें, जैसे हम 3 गहरी श्वासें लेंगे तो अपने आप को हम सहज कर लेंगे। बाहर की दुनिया जो है उससे हम कट ऑफ हो जाते हैं और हम अपने भीतर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो सारे हमें चीज़ें करनी है, अपने को सहज कर लेना है और ये विश्वास करना है कि जो भी हमें ये ज्ञान मिल रहा है वो हमें किसी वजह से हमें चुना गया है। हमें चुना गया है और हमें वो ग्रैटिट्यूड आना चाहिए कि हम चुने गए। हमारी आध्यात्मिक यात्रा अब आगे बहुत सुंदर होने वाली है। तो ये सारी बातें जैसे-जैसे आप पढ़ेंगे तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जहाँ पे उन्होंने दिए हैं उस पेज में आप ये पाएँगे कि बहुत गहराई से उन्होंने इस पर फ़ोकस करने के लिए बोला है। तो आगे उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे हम मान लीजिए हम ये सोचते हैं ना कि अच्छा जो चीज़ें जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे अभी उन्होंने बताया कि हाँ, आप ऐसे करोगे तो स्वयं वो आकर के कई बार आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ज्ञान उस चेतना स्तर पे आपके आने लगेगा, समझ आने लगेगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, हर शब्द को आप गहराई से समझना शुरू कर देंगे। तो वो कहते हैं कि पहले जब हुआ करता था, जब हम अग्नि के बारे में बात करते थे, तो अग्नि को एक पूजा जाता था, लोग डरते थे उनसे कई बार तो अग्नि के नाम से ही डरते थे, बहुत मतलब हज़ारों साल पहले की बात बताई जा रही। तो उस समय लोगों को पता नहीं था, बाद में धीरे-धीरे जब उनको साइंटिफिकली समझ में आने लगे तो पत्थर से पत्थर करके और लीफ जो सूखी पत्तियाँ होती हैं वो आपस में रगड़ करके कैसे अग्नि प्रकट की जा सकती है, ये सारी बातें सीख गए वो। तो वो साइंटिफिकली सीखे। तो वैसे ही है कि जब हम इन सारी बातों को जान रहे हैं और समझ रहे हैं तो अभी हमें लगेगा अरे! इसके लिए तो बहुत अनोखा प्रयास चाहिए कि हमारी थर्ड आई ओपन हो या हम एस्ट्रली ट्रैवल कर सकेंगे या हमें ऐसे गहरे अनुभव होंगे कि कोई हमारे साथ मास्टर आकर के हमें ज्ञान दे रहा है, हम ऑटो राइटिंग कर पा रहे हैं और हम हर चीज़ समझ पा रहे हैं। अभी ये सब चीज़ें ऐसी लगेंगी आप लोग को कि अरे! ऐसा तो मतलब मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, डाउटफुल रहता है। लेकिन जब आप विश्वास करेंगे और जब आप इस उस तरह से जैसे उन्होंने बताया निर्देशन किया है, तो आप देखेंगे कि आप भी वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, जो उन्होंने बताई हैं। बस हमें प्रयास अपना सच्चा रखना है। सच्चा प्रयास अगर हम करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएँगे। तो यहाँ वही है कि हमें सुनना है, समझना है और उस पे विचार करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, जो बताए हैं। सिर्फ़ हमें आज सुना और कल खत्म है, ऐसे करेंगे तो इस पुस्तक को पढ़ने का कोई भी लाभ नहीं होगा। ठीक है? तो मास्टर्स आगे चलते हैं और हम इसका पहला अध्याय आज करेंगे। अभी 20 मिनट्स हैं हमारे पास। तो इसमें एक और चीज़ उन्होंने बताई कि कई बार जैसे जीवन और मृत्यु के दर्शन पर विचार करना, कि कई बार लोग होते हैं सोचते हैं कि क्या मृत्यु जीवन का अंत है? इस बात पे इस बुक में बहुत सुंदरता से बताया है। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये हमारी समझने की बहुत बड़ी भूल है कि मृत्यु जीवन का अंत है और ना ही मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त होता है। मनुष्य शरीर के बाहर निकलने की स्थिति को, शरीर में प्रवेश करने की स्थिति को और शरीर में रहकर विषयों को भोगने की स्थिति को न जान पाता है और ना ही समझ पाता है पूरी तरह से। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम शरीर से बाहर निकलने की हमने कोशिश ही नहीं करी अपने। हम डरते हैं, अरे! हमारी आत्मा अगर बाहर निकल गई तो हमारा क्या होगा? हम वापस आ पाएँगे, नहीं आ पाएँगे। ऐसे ही अगर हम जब शरीर में हमारे आत्मा के साथ हैं, तो हम क्या इन विषयों को समझ पा रहे हैं जो हम आज चर्चित करने वाले हैं या जो लॉब्सन रामपा ने हमें बताए हैं? तो वो यही बता रहे हैं कि जो शरीर में रहकर विषयों को भोगने की स्थिति है, जो हम भोग सकते हैं, यानी कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिसके बारे में उन्होंने बताया है, कोई नहीं जान पाता क्योंकि हम खाने-पीने, सोने में ही रह जाते हैं। हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि ये सच्चाई क्या है? इसको हम साइंटिफिकली हम जान पाएँ, तो हम साइंटिफिकली कैसे जान पाएँगे? प्रयासों से। तो कहते हैं वास्तव में जब हम शरीर से अलग होते हैं, तब एक गहरी बेहोशी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम मृत्यु की मूर्छा कहते हैं।
और वो कहते हैं कि ये सिर्फ मूर्छा ही है। जब हम जब हमारे से शरीर अलग होता है तो वो सिर्फ एक मूर्छा अवस्था में होता है, कुछ भी नहीं बदलता। जहाँ हम पहले भी जहाँ थे वहां होते हैं, और हम यहाँ शरीर में तो हम सिर्फ थोड़े से अनुभव लेने के लिए आए होते हैं हर बार। अनुभव लेकर के जब हमारे वो समाप्त हो जाते हैं, जो हमने इस शरीर में आकर के उस समय के लिए हमने प्लान किए होते हैं, तो हम वापस हमारी आत्मा से अलग हो जाते हैं। कहते हैं अधिकांश लोग जो इस मूर्ता की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन मृत्यु से पहले ही रहस्यमय मूर्छा आकर घेर लेती है। तो कई बार हम जानते हैं ना, हमने ये सारी चीजें सुनी है कि जिनकी भी मृत्यु आने वाली होती है उनको पहले से पता चल जाता है। वो अनुभव कर लेते हैं कि अच्छा अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मुझे शरीर छोड़ने का समय हो गया। तो वो अनुभव कर लेते हैं, है ना? तो वो रहस्यमय मूर्छा आने लगती है उनको, धीरे-धीरे उनको ये सारी चीज़ें जो जिसमें वो उस सडक्शन में चले जाते हैं, और उनको ये सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं कि वो रहस्य को, लेकिन वो अंतिम समय में पहचान पाते हैं, उस समय वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ध्यान में क्या होता है, और जब हम ये प्रयास करते हैं, वो हमें बिल्कुल हम अवेयरनेस के साथ हम ये कर पाते हैं, और हम उस समय जैसे बहुत लोग हैं, हम कहते हैं ना बचपन से ही ध्यान करेंगे तो कितना अच्छा है, या युवावस्था में करेंगे तो कितना अच्छा है। तो वही बात है कि हम जब इस शरीर में रह करके उस मूर्छा अवस्था में चले जाते हैं अवेयरनेस के साथ, तो हम बहुत कुछ जान पाते हैं, बहुत कुछ सीख पाते हैं। वो यहाँ पे बता रहे हैं, कहते हैं कि केवल वे जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है, जिन्हें स्वेच्छा से शरीर से बाहर निकलने और दोबारा प्रवेश करना आता है, केवल वे ही पूर्ण चेतना अवस्था में शरीर को छोड़ते हैं। तो शरीर को जो पूर्ण चेतना अवस्था में छोड़ते हैं, बहुत सारे मास्टर्स ने जाना है कि वो लोग पूर्ण चेतना अवस्था में, चाहे वो साईं बाबा हों, हमारे पत्री जी, उनको पहले पता चल गया था और उन्होंने भी पूर्ण चेतना अवस्था में अपना छोड़ा। योगानंद जी हैं, श्याम युक्तेश्वर जी हैं, सबने अपना पूर्ण चेतना अवस्था में शरीर छोड़ा। तो वो कहते हैं कि वो क्योंकि डरते नहीं, उन्होंने इतना प्रयास किया है कि उनको अभी वो कला आ गई है कि कैसे अपने स्वेच्छा से शरीर से बाहर निकले और कैसे उसमें दोबारा प्रवेश कर सके। और ये बात हम सब सीख सकते हैं, लेकिन हमें भी प्रयास करना है। तो अ, यहाँ पे वो कहते हैं कि वह मूल चेतना जो शरीर के बाहर निकलने के बाद संभव होती है, तो रामभट जी ने इसमें बताया है कि इसके लिए कुछ व्यवहारिक विधियों के बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे हमें कौन सी विधियां हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हम ये सीख पाए। तो इस पुस्तक में हम उस बारे में भी बात करेंगे और उस बारे में भी हमें ये जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे दो दूसरा निर्देशक है, वो है कि हम और आप, मैं और एक साथ मिलकर काम करने के लिए सहमत है। तो वो कहते हैं कि हम और आप, यानी कि उनके साथ भी बहुत सारे मास्टर्स हैं और आप सब भी बहुत सारे, और मैं, यानी कि वो अकेले भी हमारे साथ रहेंगे, काम करेंगे। अगर हम चाहेंगे अपने अंदर ये परिवर्तन लाना, हम चाहते हैं ये सब कुछ सीखना, तो कहते हैं कि ये हम सब मिलकर के काम करने के लिए सहमत है, ताकि आपकी मानसिक विकास हो सके, स्थिर गति से आगे बढ़ सके हम लोग। और कई बारी इन्होंने बताया कि बहुत सारी जो पुस्तकें होती हैं उसकी तुलना में यहाँ पे थोड़ी कुछ चीजें मुश्किल होंगी, क्योंकि हमें लगे अगर हम कैसे कर पाएंगे या क्या है समझने में, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो हम सक्षम हैं वो सारी बातों को जानने के लिए। तो हर एक लेसन के साथ कुछ ना कुछ हमारा होमवर्क भी रहेगा करने के लिए, तो वो तैयार रहिएगा। तो पार्ट लेसन फर्स्ट आज हम करते हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट है। तो उसमें है, इससे पहले कि हम ओवर सेल्फ की प्रकृति को समझने का प्रयास करें, यानी कि हम अपने अधिस्वयं या हमारे ओवर सेल्फ को हम समझे, जो कि प्योर फॉर्म है हमारा, बिल्कुल इन सारी चीजों से अछूता है, इस सांसारिक चीजों से। तो अगर हम उस प्रकृति को समझने की प्रयास करें उस अपने हायर सेल्फ से, तो उतना चेतना हमें उठानी है अपनी, और अपने ओवर सेल्फ के साथ हम समझ सके उतना हमें प्रयास करना है। तो ये बहुत ही गूढ़ विज्ञान है हमारा, बहुत ही गहरा विज्ञान के बारे में वो हमें बताने जा रहे हैं इसमें। और किसी पर व्यवहार करने की कोशिश करेंगे कि हम कोई भी विषय है, जो भी विषय हम हर एक पार्ट में समझेंगे, उस पे हम
कोशिश करें कि हम उस पे मनन कर सकें, चिंतन कर सकें और उसका हम प्रयास कर सकें कि हम उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली समझ सकें। सिर्फ़ हम सुन कर के ना छोड़ दें। कहते हैं हमको ये सुनिश्चित होना चाहिए कि पहले हम आदमी की प्रकृति को समझें। आदमी यहाँ पर बोथ मेल और फीमेल के लिए सिर्फ़ आदमी या मनुष्य शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें। तो हम उसी बारे में करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि औरत का पास वास्तव में अधिक चमकीला प्रभामंडल होता है, क्योंकि स्त्री तत्व कई बार ना हम कहते हैं औरत में जो प्रेम होता है, अ, जो मेल्स होते हैं वो इतना काम में व्यस्त होते हैं, कई चीजें इतनी सारी उनके जीवन में चल रही होती है कि थोड़े से कठोर हमसे ज्यादा होते हैं। और औरतें थोड़ी कोमल भाव की होती हैं, इसीलिए उनका जो प्रभामंडल है वो ज्यादा, यानी ऑरा उनका ज्यादा चमकीला होता है। तो बता रहे कि दूसरों अन्य चेहरों को समझने और प्रशंसा करने के लिए अच्छी क्षमता भी होती है उनमें, कि वो समझ सके कि दूसरों के चेहरों में, और उनकी प्रशंसा भी कर सकती हैं औरतें बहुत अच्छे तरह से, दूसरे चाहे तो। कई बार हम देखते हैं आजकल वातावरण दूसरा है, लेकिन उनमें क्षमता होती है। और बताते हैं जीवन क्या है। क्या है लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ है वास्तव में हर चीज जिसका अस्तित्व है वो जीवन है। चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, जिसमें भी, जिसका भी अस्तित्व है। यानी कि एक टेबल है, उसका भी एक अस्तित्व है ना? तो अगर कोई एक पेड़ है उसका भी अस्तित्व है, एक जीव है, कोई भी जानवर है उसका भी अस्तित्व है, हम सब है जो मानव में हमारा भी अपना अपना अस्तित्व है। तो वही जीवन है। एक प्राणी जिसे सामान्यतः मृत समझा जाता है, वो भी जीवित है, क्योंकि हम हमेशा, हमारी आत्मा अमर है। तो कहते हैं जिसको हम मृत समझते हैं वो भी जीवित है, बता रहे। उसके जीवन का सामान्य प्रकार यानी नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो समाप्त हो जाता है। जो हमारा, जैसे अगर मैं अभी जैसे दिखने में हूँ, अगर मैंने जब शरीर छोड़ा और ये शरीर का क्रिया करने के बाद ये फिर से पंच तत्वों में मिल जाएगा, तो हमारा जो समान प्रकार है वो बदल जाएगा, लेकिन बाकी जो हमारी आत्मा है वो कहीं भी नहीं जाने वाली, वो सब कुछ वहीं की वहीं है। तो वो जीवित है हमेशा, वो मृत नहीं होती। जीवन की प्रक्रिया मृत्यु की इस प्रक्रिया को अपने आप ही करती है। तो जो जीवन है और मृत्यु है, हम कुछ नहीं कर पाते। हम कहते हैं ना, हम एक पत्ता भी नहीं हिला पाएंगे अगर हम इस शरीर में, हम सोचते रहे हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। शरीर से जुड़ी हुई चीजें जो हमारे इस सांसारिक चीजों में, लेकिन वाकई में जीवन की प्रक्रिया है और मृत्यु इस प्रक्रिया को वो अपने आप ही करती है। हम कुछ नहीं कर पाते। जिस समय हमें जाना है जाना ही है। जब हम धरती पे आए उसको हमने कुछ नहीं बांध के रखा, हम आ गए, है ना? तो हमारे प्लान के, सोल प्लान के हिसाब से है वो। और हर चीज में कंपन है, वाइब्रेशन है। हर चीज निरंतर गतिमान अणुओं से बनी है। तो जो हम सभी बने हैं, हमारे अंदर इतने सारे अणु हैं, एक एटम्स हैं, जिसको जो हम एक एक चीज, जिसमें हम कहते हैं ना यहाँ, तो वो कहते हैं कि हम इतने, चाहे वो कोई भी चीज हो, इवन कहते हैं जो हम दीवारें वगैरह देखते हैं ना, वो सारी चीजें अणुओं से बनी हुई है, एक एक चीज। तो जो परमाणु यानी एटम है, वो उसके अंदर भी क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। और जो उस स्तर पर अगर हम उसकी बातें करें, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं वो, कि हम यहाँ पे सिर्फ परमाणु यानी कि एटम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये अमूर्त भौतिक है यहाँ का पाठ्यक्रम है, यानी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के पाठ्यक्रम नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे लाइफ के बारे में बात कर रहे, हम एटम के स्तर पे भी बात करेंगे, कहते हैं हम उससे डीप में नहीं जाएंगे या उससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो यहाँ बताते हैं कि परमाणु एक छोटा सोलर सिस्टम है। यह हम सब जान चुके हैं कि कैसे हमारा जो एक एक एटम हमारे अंदर है, यानी कि हमारे सेल में भी कितने सारे एटम है एक एक सेल में। तो हर एक सेल के अंदर जो एटम है वो भी अपने आप में पूरा सोलर सिस्टम है। एक एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब है। तो और उसका भी अपना सूर्य है। एक जो अणु होता है उसके अंदर उसका अपना सूर्यमंडल है, उसी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक वैसे ही घूमते हैं जैसे हमारे के सौर मंडल में घूम रहे होते हैं। तो ये जो लोग केमिस्ट्री में हैं
अ, वो लोग ने जिन्होंने भी पढ़ी है वो, और या फिर बचपन में हमने सभी ने पढ़ा होता है इतना ज्ञान, कि किस तरह से एटम के 3 लेयर्स हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो उसके न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो उसके बाहर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से घूमते रहते हैं जैसे कि हमारा सूर्यमंडल, है ना? तो वहां पर ऐसे वो बता रहे हैं कि जितने भी कार्बन में के परमाणु हैं हमारे अंदर, या जो असंख्य अणु हैं, उन सबको भी वो पूरे पूरे सौरमंडल है, यानी कि उतना सारा हमारे अंदर उस लेवल पे हम परमात्मा से कनेक्टेड है। हम उस लेवल पे सेम वैसे के वैसे हैं जैसा कि हमारा यूनिवर्स है। तो हमारे एक एक एटम अपने आप में पूर्ण यूनिवर्स है। और जो मनुष्य है वो तेजी से घूमते अणुओं का पिंड है। तो हम सब क्या है, इतने सारे जो हमारे अंदर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, हम उन अणुओं का पिंड है। एक मनुष्य, हर एक मनुष्य। तो हमें अपने खान-पान का, हमें ये याद रखना है कि हमारा जो खान-पान है, हमारा रहना-सहन है, वो सब कुछ इन सारे एटम पे कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो कहते हैं कि अ, जितने भी हमारे जो मिल्की वे की तरह जो हमारी स्पाइरल गैलेक्सीज़ हैं, उन पे जब हम एक एटम के लेवल पे अपने एक-एक एटम के लेवल से हम उस मिल्की वे यानी कि यूनिवर्स, जो हमारा आकाश गंगा है, उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही हैं। हम सभी एक ही हैं। शरीर के नर्भ में मांस में अणु दूर दूर से बिखरे हुए हैं। जितने भी हैं हमारे अणु, जो अंदर है, हम देख भी नहीं सकते उनको, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी उसको नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे, लेकिन प्रूवन है, जो हाई लेवल के जो माइक्रोस्कोप है उसमें ये प्रूवन है कि वो सब में, देखिए आप, तो बचपन में देखा कि हम जब 6th 7th में थे तो हमने इस बारे में पढ़ा कि कैसे हमारे अंदर का एटम है वो 3 लेयर्स में है। हम उस समय नहीं समझते थे, हम उसको सिर्फ एक केमिस्ट्री के लेवल पे या फिजिक्स के लेवल पे ही हम समझ पाते थे। लेकिन अब हम समझ पा रहे हैं कि हम सभी तो एक यूनिवर्स हैं, हमारे अंदर का एक एक सेल एक यूनिवर्स है, और ये एक दूसरे के साथ गुच्छा बनाए हुए एवं तारों के बड़े झुरमट यानी क्लस्टर के साथ की तरह दिखते हैं। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे, जो पावरफुल माइक्रोस्कोप है उसके नीचे देखा गया है, ऐसे परीक्षण किए गए हैं, तो ऐसा लगता है कि कितने सौरमंडल एक साथ आ गए हैं, कितने सारे सौरमंडल है वो एक साथ आकर के, और हम फिर तब बने हुए हैं। तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी शक्ति है ना? तो हम बाहर जब देखते हैं, ऊपर आकाश में देखते हैं, हमें लगता है अरे कितना सुंदर, कितना पावरफुल है ना वहां पे, लेकिन हम अपने अंदर की पावर को नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे वो जागृति है कि हम खुद स्वयं एक पूरा पूरा सौरमंडल, हमारे तो लाखों करोड़ों के स्तर पर हमारे अंदर एटम्स हैं, जो खुद में एक यूनिवर्स है। तो आगे वो बताते हैं कि हमें मनुष्य गतिशील अणुओं से बना हुआ है। एक गति एक प्रकार की विद्युत पैदा करती है, यानी कि जिस तरह से वो रोटेशन हो रहा है, वो एक गति, जिस तरह का भी गति बना रही है वो एक तरह की विद्युत पैदा करती है हमारे अंदर, जो अधि स्वयं के द्वारा पूर्ति की गई विद्युत के साथ मिलकर चेतन जीवन को देती है। तो हमारे जो ओवर सेल्स है, उसके द्वारा जो पूर्ति की गई विद्युत के साथ, जो हमारे ओवर सेल से हम जो ब्रह्मांड की एनर्जी लेते हैं हम जब ध्यान में बैठ करके, तो वो उस विद्युत जो हमारे अंदर के एटम की जो एनर्जी है, उससे मिल करके हमारी चेतना जीवित कर देती है। तभी हम कहते हैं ना, जब हम ध्यान करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो जो हमारे अंदर की विद्युत शक्ति है, वो इतनी पावरफुल होने लगती है। सभी जो डीएक्टिवेटेड है, जो सेल बिल्कुल ऐसे निर्जीव हो गए होते हैं, वो भी, उनमें चेतना जागृत होने लगती है, और जब चेतना जागृत होने लगती है तो हमारी एनर्जी बहुत कई कई गुना बढ़ने लगती है, क्योंकि उसमें वो विद्युत संचार होने लगता है। और हमारे ओवर सेल से मिलकर के, यानी कि हम जो परमात्मा स्वरूप हैं, हमारे ओवर सेल, उनसे मिलकर के जब हमारे अंदर वो शक्ति अंदर आती है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिलकर के हर एक सेल में चेतन जीवन जागृत कर देती है। तो मास्टर साहब, हम सोचते हैं अरे
कैसे हमारे अंदर इतने सारे बदलाव आ रहे हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं, कैसे हम हाँ, ये सारे अनुभव कर पाएंगे जो जिस बारे में बताया गया है हमें। तो हम अपने चेतना का स्तर कैसे बढ़ाएंगे? सिर्फ हम चेतना स्तर कैसे कहते हैं, स्वीकार भाव से, अपने ओवर सेल्फ से जुड़ करके, और वो कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर लेते जाएंगे तो हमारा वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होते जाएंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगेगी। और हमारी फ्रीक्वेंसी जिससे भी हम मिल करके, जैसे रेडियो होता है ना, हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं कि अच्छा हमें अभी रेडियो मिर्ची सुनना है, अभी हमें ये सुनना है, कौन सा वाला हमें चैनल पे तक जाना है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी रेडियो की चेंज करते हैं घुमा घुमा करके। वैसे ही हम भी अपनी फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जब हमें जहां से भी ज्ञान लेना है। तो हम एस्ट्रली हम किसी मास्टर से लेना चाहते हैं, हम किसी दूसरे तल पे जाना चाहते हैं, हम कहीं और किसी अलग धरती के अलावा हम कहीं पे भी और किसी जगह में जाना चाहते हैं, तो हम आराम से जा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को वहां से मैच करना सीख जाएंगे। तो ये सारी चीजें प्रयास करने से आएंगी। कहते पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास और सभी रंगीन रोशनियों के साथ हमारा जो अरोरा होता है वो पैदा करता है। एक रसायन होता है, ऑरोरा बोरेलिस उसको कहते हैं, वो पैदा करता है, जो कि हमारे अंदर क्या करता है, चुंबकीय तूफान लपेटे पैदा करता है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो एक्टिवेट करता है। ये जो रसायन हमारा जो होता है पृथ्वी के जितने भी है ना, ये आसपास ध्रुव जो उसके आसपास, उसमें से एक रंगीन रोशनी आ रही होती है। जब हम ध्यान करते हैं ना, कई बार हमें दिखता है अरे ग्रीन लाइट आ रही है, कभी व्हाइट लाइट आ रही है, किसी को पिंक लाइट दिखती है, किसी को वायलेट दिखती है। तो क्या होता है, वो जो लाइटें जो हम देखते हैं ध्यान में, और किसी को नहीं भी दिख रही होती तो भी ठीक है, आज नहीं तो कल सबको दिखेगी, नहीं तो आ तो रही है, वो तो आ ही रही है, बस हम उसको देख पा रहे नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारे तक पहुंचती है। तो वो ये रसायन को पैदा करती है, और उससे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्टिवेट होता रहता है ध्यान में। तो इस तरह से मास्टर इसमें सोनम जी, आज हम यहाँ तक करेंगे या आगे कर सकते हैं? 5 मिनट और ले सकते हैं? हाँ हाँ श्योर मैम, 5 मिनट ले सकते हैं, 5 मिनट में हो हाँ, जाएगा। ओके। ओके, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजों की सराहना करनी चाहिए कि हाँ, देखिए ये एक चीज मुझे आज समझ में आई, और हमें उसका क्या मतलब है। जब हम ये लाइट्स देख रहे हैं अपने अंदर, या हम ध्यान में बैठे हैं, तो वो विश्वास हमारे अंदर आना चाहिए कि जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा वो दूसरे विश्वों के बारे में है, या अणुओं के बिना टिक नहीं सकता। तो दूसरी जगह जैसे हमारे जो अणु हमारे अंदर है, वो कहीं ना कहीं उसका आकर्षण जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपने आप में पूरा विश्व है, हम अपने आप में पूरे पूरे ब्रह्मांड, हम पूरे पूरे यूनिवर्स हैं। तो कोई भी विश्व अथवा परमाणु दूसरे विश्व अथवा अणुओं के बिना टिक नहीं सकता। हम हर प्राणी विश्व का, चाहे विश्व हो या फिर हमारे अणु हो, अपने अस्तित्व के लिए अपने प्राणियों अथवा विश्व व दूसरे अणुओं के ऊपर जिनका अपना अस्तित्व है निर्भर करता है। यानी कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हम कहते हैं ना कि वननेस में हम आ गए हैं। तो वननेस में क्यों है, हमें आना जरूरी है, क्योंकि हम सब एक दूसरे का आधार है, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। तो अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं, तो हमारी भी कोई मदद कर रहा है, हमें भी कहीं ना कहीं से वो एनर्जी मिल रही है जो हमारे लिए जरूरी है। तो इसीलिए वो कहते हैं इसकी भी सराहना करनी जानी चाहिए कि अणु के समूह विभिन्न घनत्व वाले होते हैं, उनके अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, है ना। तो किसी का, जब हम कहते, हमारे लिए क्या जरूरी है, एक है कि हमारी एनर्जी किस लेवल पे है, हमारी चेतना का स्तर किस लेवल पे है, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। तो ये सारी चीजें जब हम चेक करेंगे, और हम हर हर स्तर पे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, तो हमें पता चलेगा अच्छा कि हमें अपना और क्या प्रयास करने हैं, अपने अंदर हमें कितना और प्रयास करना है, और किस तरफ करना है हमें अपना प्रयास। तो क्योंकि जब हमारे जो एटम्स के जो समूह हैं, जो वो उनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स जब बढ़ने लगेगा, हमारी चेतना स्तर बढ़ने लगेगी, और हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। जब हमारी फ्रीक्वेंसी एक लेवल तक पहुंच जाती है, तब हम उस स्तर पे पहुंच जाते हैं जब हम ऐसे वाले एक्सपीरियंस करने लगते हैं जो कि लाप्सन रामपा हमसे बता रहे हैं।
तो अंतरिक्ष के कुछ भागों में तारों, ग्रह अथवा विश्वों की आबादी काफ़ी कम है ना? तो हमारे यहाँ से तो हम देखते हैं कि कितना कुछ हमें दिखता है, हम आसमान में देखते हैं, तारे बहुत दिखते हैं हमारे, बहुत सारे ग्रह दिखते हैं हमें, कभी वीनस दिख रहा है, कभी मार्स दिख रहा है, लेकिन कहीं-कहीं पर ऐसा भी है, किसी-किसी अंतरिक्ष पे ऐसा भी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत कम दिखती हैं। हम लोग धरती पे हैं और धरती पे होने का मतलब ये है कि यहाँ से हमें बहुत कुछ बहुत सुंदर दिखता है और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जिससे हम बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे आस-पास में हैं। हमारे गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो अर्थ पे बहुत ज़्यादा है, मून पे बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे सब कुछ फ्लोट करता है। तो इसी तरह जब हमारे अणु एक साथ आते हैं तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। धरती पे मानव इसीलिए कहा गया कि हमारे अंदर जो शक्ति है वो कहीं ज़्यादा है, कई ग्रहों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे एक और चीज़ें जो हमारे जो ये है हवा अणु की हवा है यानी कि एयर है, वो हमारे अंदर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे अंदर वो जब जाती है और वास्तव में हमारे खून की धारा में मिलकर हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे लंग्स में से होकर के जो कैपिलरीज़ होती है उससे गुज़रती है और हवा से परे कुछ सारे जहाँ हाइड्रोजन के अणु गुच्छा बनाए हुए कुछ दूर-दूर तक फैले हुए हैं। तो जो हाइड्रोजन के जो कहीं-कहीं पे क्या है कि कोई-कोई एटम में सिर्फ हाइड्रोजन है। और वहां तक कॉस्मिक एनर्जी नहीं जाती है। लेकिन जैसे ही एयर जाती है उसके अंदर, जब हम कहते हैं ना ब्रीथ करो, अच्छे से हमें सांसें लेनी है, 3 गहरी श्वासें लेनी है। 3 गहरी श्वासें क्यों लेनी है? जब हम श्वास लेते हैं तो हम उन जो हाइड्रोजन के गुच्छे हैं उनके बीच में जाकर के वहां पर जो जगह होती है वहां तक भी हम एनर्जी को ले जाने में सक्षम हो जाते हैं पूरी तरह से। तो हमें छोटी-छोटी बातें जो कही गई हैं, वो सिर्फ़ करने के लिए नहीं कही गई हैं, यूँ बस कह नहीं दिया है, उसके उसका भी कुछ अर्थ है, उसका भी एक बहुत सुंदर अर्थ है। तो कहते हैं कि ये स्पष्ट है कि यदि किसी के पास काफ़ी मात्रा में अणु समूह का संग्रह हो, तब किसी प्राणी के लिए इसमें से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। तो भी क्या होता है कि अगर बहुत मतलब कोई कहते हैं ना बहुत ज़्यादा न ब्रीद नहीं उनको किसी को अस्थमा है, कोई ब्रीदिंग इश्यू है, तो वो सब क्या नहीं जा पाता है हम जो कॉस्मिक एनर्जी है वहाँ तक नहीं जा पाती है और इसी की वजह से वो अ, वो एनर्जी नहीं फ़ील कर पाते हैं अपने अंदर। उनको वो एनर्जी फ़ील करने के लिए क्या करना है, अपने अंदर ब्रीदिंग अलग-अलग तरह के बहुत सारे ऐसे आसन हैं, जो योगा अभ्यास हैं, जिससे कि वो ब्रीथ कर कर के सही तरह से वो खोल सकते हैं अपने अंदर के, ये सारे गैप। और वहाँ तक एक बार जब एनर्जी पहुँचने लगेगी, तो बहुत सारे चेंजेज़ हमारे अंदर आएँगे, जो कि एक हमारे फिज़िकल लेवल पे भी आएँगे और हमारी जो हेल्थ है, वो बेटर होने लगेगी। तो कहते हैं कि जिनके जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर-दूर भी होते हैं, वो ईंट की दीवारों के अंदर आसानी से घुस जाते हैं। जैसे कि ईंट की दीवारें अगर आप देखोगे कि होलो ब्रिक्स का जो एक आया है कि हाँ, दीवार में जब दीवार अब आजकल के ज़माने में बनती है वो होलो ब्रिक से बनने लगी है ना? पहले वो रेड ब्रिक से बना करती थी ज़्यादा। तो जहाँ-जहाँ आसानी से त वो क्यों बनने लगी है कि अर्थक्वेक जो हमारे यहाँ इस तरह से भूकंप अगर आते हैं या कुछ है तो उसका असर कम पड़ेगा क्योंकि वो पास थ्रू हो जाएगी, एयर से पास थ्रू हो जाएगी। तो वो कॉन्सेप्ट के साथ में ये होलो ब्रिक्स का आने लगा था। तो वो कहते हैं कुछ इसी तरह से कल्पना करो कि कुछ-कुछ हवा में लटकाए एक धूल के बादलों जैसा अणुओं का संग्रह है। और शायद ये असंभव दिखता है कि प्रत्येक अणु के बीच ठीक वैसे ही
जैसे कि विभिन्न तारों के बीच में रिक्त स्थान है, और यदि कोई अत्यंत छोटा जीव हो और यदि उसके अणु काफी बिखरे हुए हैं, तब वे ईंट की किसी दीवार में होकर बिना उसे स्पर्श किए हुए गुजर सकते हैं। तो मास्टर्स, इसमें हम इसकी चर्चा और भी करेंगे आगे के सेकंड चैप्टर में कि किस तरह का ये है जो ठोस दिखता है, जैसे दीवार में बने हुए कुछ बिना छुए हुए जा सकते हैं, हर चीज एक दूसरे से सापेक्ष है। हम देखते हैं ना कि हम गोस्ट वगैरह की बात करते हैं, भूतों की बातें करते हैं कि वो दीवार के आर पार चले जाते हैं, या एंजल्स होते हैं, या डिवाइन बींग्स होते हैं, या फिर जब हम भी आत्मा स्वरूप होते हैं तो हमें दीवार की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हम तो सब उस समय ऐसे ही दीवार से पार हो सकते हैं। तो एक जो दीवार हमारे लिए ठोस है, वो किसी भूत अथवा सूक्ष्म शरीर की यात्रा कर रहे किसी प्राणी के लिए ठोस नहीं है। परंतु हम ऐसी चीजों के बाद में वो कहते हैं कि हम बाद में चर्चा करेंगे। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे हम इस लाइफ में रहते हुए भी, इस बॉडी के साथ होते हुए भी ये सारी चीजें सीख सकते हैं कि हम भी ऐसे आर पार होकर के हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो हमें किस स्तर पे अपने ऊपर काम करना है। मास्टर, आज यहीं तक हम समझेंगे, बाकी अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।